क्या मैं पैर सीधे करके मेडिटेशन कर सकती हूँ? मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। गुरुजी, क्या मैं ध्यान करते हुए आत्माओं का आह्वान कर सकती हूँ? क्या क्रिस्टल गेजिंग से कोई विशेष सिद्धि मिलती है? यदि मुझे अभ्यास के दौरान किसी डरावने अनुभव का आभास हो तो मैं क्या करूँ? क्या कोई सावधानी या तैयारी करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपने हमारी स्पेशल वीडियो थी शिवलिंगम के ध्यान पर, जो हमारी त्राटक वीडियो थी जिसमें शिव शक्ति पर ध्यान करना मैंने आपको बताया था, उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम लेते हैं। ये पहला प्रश्न है अरव शर्मा जी का कि गुरुजी, शिवलिंग किस प्रकार का होना चाहिए? पत्थर का, पारे का, स्फटिक का, किस धातु में? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो देखिए, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे जो शिवलिंग हैं आपके सामने रखे हैं। तो देखिए, ये शिवलिंग जो है ये मरगज का है, ये रोज क्वार्ट्ज का है, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो देखिए, ये तीनों के तीन हैं तो शिवलिंग ही, इनकी हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस पर हम जो हमारा स्फटिक ध्यान लिंगम है वो वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपेक हैं, ये पारदर्शी नहीं है, सेमी पारदर्शी जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं वो नहीं है। तो इन पर आप वस्तु त्राटक ध्यान तो कर सकते हैं, जैसे बिंदु त्राटक में करते हैं कि रख दिया और आपने इस वस्तु पर ध्यान कर लिया। आपने इस मरगज के या इस रोज क्वार्ट्ज के शिवलिंगम पर तो ध्यान कर लिया। कैसा ध्यान कर लिया? वस्तु त्राटक के हिसाब से। लेकिन हम वस्तु त्राटक की बात बिंदु त्राटक की नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे में ध्यान करेंगे? देखिए, ये जो शिवलिंग है कुछ मैंने यहाँ रख दिए हैं। एक है ये हिमालयन दूधिया स्फटिक, और ये आप देखिए ये पारदर्शी है काफ़ी शिवलिंग, और इसमें जो अंदर जाल बने हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। इससे भी जो क्लियर है, साफ है, वो देखिए और सुपीरियर क्वालिटी का। और ये फिर से छोटे साइज में दूधिया। तो आप किस पे ध्यान करेंगे कि ये जो शिवलिंग है ये तो काफ़ी महंगे हैं, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये भी महंगा है, ये बहुत ज़्यादा साफ है, ये भी बहुत ज़्यादा साफ है, ये भी महंगा है, लेकिन साइज छोटे होने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसी तरीके से ये छोटा जो दूधिया शिवलिंग है इस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो आप यदि अकेले हैं तो इतने बड़े शिवलिंग को अपने सामने रखकर ध्यान कर सकते हैं। तो कैसे ध्यान कर सकते हैं इन छोटे शिवलिंगों पर? कि आपने ऐसे बॉक्स में या कोई बेस बना लिया। आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझने के लिए यदि हमारी स्फटिक लिंगम ध्यान त्राटक की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, कार्ड सेक्शन में उसका लिंक लगा दिया है। तो आप अकेले हैं तो छोटे पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। यदि बजट का कोई इशू है, तो यदि बजट का किसी भी प्रकार का इशू नहीं है तो आप थोड़ा इतना बड़ा शिवलिंग को गेजिंग के लिए रखिए। इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें आपका बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। और जो प्रशिक्षक हैं, योगा क्लासेस वाले हैं, मेडिटेशन कराते हैं, किसी भी प्रकार के सात्विक तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस से आप जुड़े हैं, इस तरीके के आप कुछ भी, अगर आपका स्पिरिचुअल रिलेटेड वर्क है जिसमें आप ग्रुप्स को मेडिटेशन कराते हैं, तो भी आपको बड़ा शिवलिंग ही रखना पड़ेगा, ताकि ग्रुप में जो चारों तरफ लोग बैठे हैं या कई सारे मल्टीपल लोग बैठे हैं तो हर किसी को थोड़ा दूरी से ये दिख जाए और उस पर वो ध्यान लगा सके। ग्रुप के लिए इतने छोटे शिवलिंग पर ध्यान लगाना डिफ़िकल्ट होता है, ये 1:1 के ध्यान के लिए है। तो अरब, आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया। ना पारे का, ना पत्थर का, ना चांदी का, ना नर्मदेश्वर, ना बाकी के जो आपके ओपेक स्टोन हैं उन किसी में भी आप ये त्राटक ध्यान नहीं करेंगे। आप केवल 2 पे ही करेंगे, या तो दूधिया टाइप का जो ट्रांसलूसेंट है, रोशनी उससे आर पार जा सके, या जो इस तरीके का साफ ट्रांसपेरेंट है, इस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं कि गुरुजी, मेरे को ध्यान करने के लिए, क्रिस्टल गेजिंग करने के लिए कौन सा स्फटिक शिवलिंग फायदेमंद रहेगा? ट्रांसपेरेंट या हिमालयन? कौन ज़्यादा फल देगा? तो देखिए, ये अपने अपने मन की सोच के ऊपर है, किस तरीके से क्या चीज़ आपको भा जाए। कई लोगों को
ये जो दूधिया स्फटिक है ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें केवल एक रोशनी टाइप की, आपको एक डिफ्यूज लाइट टाइप की आपको दिखती है। और कई लोगों को इस पर बहुत अच्छा ध्यान लगता है क्योंकि इसके अंदर की जो लाइनें हैं, ब्रह्मांड की तरह जो उभार है, वो उनके मन में बैठता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही सबसे बेस्ट है या यही सबसे बेस्ट है। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं लिंगम वो महंगे आते हैं, दूधिया वाले थोड़े सस्ते होते हैं। तो ये तो रही बजट की बात। आप फोटो वीडियो इन दोनों शिवलिंगों की देखिए, चाहे बड़े हों या छोटे हों, जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा लग रहा है, अनुभूति आपको अंदर से आ रही है, उस शिवलिंग को आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये है दिव्या पटेल मुंबई से। गुरुजी शत शत प्रणाम। गुरुजी क्रिस्टल गेजिंग के लिए जो त्राटक है उसके लिए सबसे अच्छा समय और स्थान क्या है, और ये क्रिस्टल गेजिंग कितनी देर तक करनी चाहिए? तो देखिए दिव्या जी और बाकी भी जो साधक देख रहे हैं, क्रिस्टल गेजिंग के लिए ये स्फटिक शिवलिंगम पर ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो रात्रि का समय है, रात का समय है, क्योंकि अंधेरे में हमने इसके नीचे लाइट जलानी होती है और उसी पर ही हम ध्यान करते हैं। और रात में जो हमारी सूक्ष्म एनर्जीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जागृत हो जाती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं। हमारी इंट्यूशन पावर है, हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो एनर्जी है उससे जुड़ने की। तो इस तरीके की कई सारी शक्तियों को रात में इसमें फ़ायदा होता है। तो इसको आप रात को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पूर्णमासी का चांद है, जो पूर्णमासी का चंद्रमा है, जिसको हम फुल मून कहते हैं, उसमें भी आपको गेजिंग करनी चाहिए। तो इसके साथ आप फुल मून गेजिंग को करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दूसरा पार्ट आपका था कि सबसे अच्छा स्थान क्या है और ये सत्र कितनी देर चलना चाहिए। तो देखिए स्थान वो सारे अच्छे हैं जहाँ पर आपको शांति मिले, कंफर्टेबली आप बैठ सकें, डिस्टर्बेंस आपकी कुछ भी ना हो, तो आप उस स्पेस को चूज़ कर सकते हैं। सत्र कितनी देर चले, तो क्योंकि ये एक एडवांस लेवल की साधना है, 4th लेवल लास्ट लेवल की ये साधना है। अब तक आप कई सारी सिद्धियाँ, कई सारी साधना कर चुके हैं, तो कम से कम आपका इतना ज़रूर अभ्यास होना चाहिए कि आराम से 40 मिनट से लेकर 2 घंटे 3 घंटे तक आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, टाइम आपके पास किसी कारण कम है, तो 20 मिनट का आप अच्छा सा सेशन कर सकते हैं। वीकेंड में या जब आप फ्री हैं या आपके पास टाइम है तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आपका मन लग रहा है, जब तक आपको कोई पेन नहीं हो रहा, जब तक आपका मन उसमें रम गया है, तब तक आप करिए। पूरी रात आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा अनुभव हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। यही तो साधना है, यही तो ध्यान है, हो जाना। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोच के चलिए कि मेरे को 5 मिनट का ही ध्यान करना है। ये एडवांस स्टेज की साधना है, बह जाइए। 2 दिन की साधना कर सकते हैं तो 2 दिन की साधना करिए। तो यही आपकी ध्यान है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। निशा रेड्डी हैं, ये हैदराबाद से। गुरुजी प्रणाम। यदि मुझे अभ्यास के दौरान किसी डरावने अनुभव का आभास हो तो मैं क्या करूं? क्या कोई सावधानी या तैयारी करनी चाहिए? इस प्रश्न का मैं कई बारी जो है दर्पण त्राटक, दीपक त्राटक में भी उत्तर दे चुका हूँ। शिव भस्म अपने चारों तरफ डाल लीजिए, अपनी जो चौकी आसन है या जहाँ आप बैठे हैं साधना कर रहे हैं। अपने गुरु को एक बारी आप याद कर लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप मेरे साथ सूक्ष्म रूप में रहिए, सारी नेगेटिव एनर्जी हटाकर मुझे साधना पथ में आगे चलिए। यहीं पर आप मेरे पास बैठिए। उनके लिए एक आप आसन और एक फूल रख सकते हैं ताकि जो गुरु का जो सूक्ष्म रूप है आपके पास एनर्जी पुंज की तरह रहे। आपको अपने आप जो डर लगना है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब आपकी इष्ट की और गुरु की एनर्जी आपके साथ साधना में रहेगी। अब देखते हैं हम एक और प्रश्न। ये रोशन चैटर्जी हैं कैलकाटा से कि गुरुजी क्या क्रिस्टल गेजिंग से कोई विशेष सिद्धि मिलती है? तो कृपया बताइए। तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो त्राटक की सिद्धियाँ हैं और स्पेशली जो आपकी शिवलिंगम ध्यान की सिद्धि है, उससे सबसे पहले तो
इसको शिव पार्वती का यूनिफाइड रूप माना जाता है। तो जो अर्धनारीश्वर रूप है, शिव पार्वती की एनर्जी है, उसमें शिव भक्ति में तो आप आगे बढ़ते ही हैं, शिव में आपका ध्यान लगता है, देवी में आपका ध्यान लगता है। तो पहली चीज़ तो स्पिरिचुअली ये है कि आप अपनी शिव भक्ति के साधना पथ में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो भी एक अलग प्रकार के सूक्ष्म सिद्धियां हैं, इंट्यूशन पावर है, क्रिएटिविटी है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, कुछ जो आप कह देते हैं वो सच हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, आपकी जो क्रिएटिव ब्लॉक है, जो आप सोच नहीं पाते क्रिएटिव फील्ड में है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, आपका फोकस जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाता है। जरा सी चीज़ आप पढ़ के समझ जाते हैं, जो आपको कई घंटे लगते थे कुछ मिनटों में आप समझ जाते हैं। तो ये कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जो सिद्धि है, सिद्धि मैंने आपको बताई कि ये काफ़ी एडवांस लेवल की साधना है। तो हमारी जो शिव शक्ति साधना है उसमें हमें विशेष फल मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो YouTube पर हर एक के सामने नहीं बताई जा सकती, वो साधकों को ही बताई जाती हैं। तो जब आप इस साधना में जुड़ेंगे, जो आपके गुरु होंगे या हमसे जुड़ेंगे, तो जब आपका ये मौका आएगा, आप किसी शिविर में होंगे और 101 इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे वो सब चीज़ें साझा करी जाएंगी। आइए अब लेते हैं नया प्रश्न। ये है आनंद जी चेन्नई से। गुरुजी, क्या क्रिस्टल गेजिंग को किसी मंत्र के साथ मिलाकर मेडिटेट कर सकते हैं? तो देखिए, नहीं, हमने इसको करते समय कोई भी मंत्र नहीं बोलना है। हम अपनी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, कुछ भी एक्सटर्नल या इंटरनल दूसरा तीसरा एंगल हम नहीं देना चाहते अपनी साधना में। ये त्राटक साधना है, केवल सबकॉन्शियस लेवल ने ही काम करना है। आँखों ने भी देखना है, लेकिन अपना जो कंट्रोल है आँखों ने छोड़ देना है। तो यही तभी दृष्टा भाव आएगा इसमें, तभी जो अंदर की हमारी दृष्टि है, तीसरी आंख है, तभी जागृत होगी। हमने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि सांस पे ध्यान लगा लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम कर लेते हैं, मंत्र कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, म्यूजिक को सुन लेते हैं। नहीं, कोई भी स्टिमुलस हमने नहीं करना है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमने नहीं लेना है। बिल्कुल आपने दृष्टा भाव से ही इसको देखते हुए त्राटक करना है। त्राटक का यही मतलब है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। ये मीरा जी हैं जयपुर से। गुरुजी प्रणाम, क्या मैं पैर सीधे करके मेडिटेशन कर सकती हूँ? मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। तो मीरा जी, बिल्कुल, आप चाहें तो कुर्सी पे बैठ जाइए, आप चाहे तो सोफे में बैठ जाइए, पैरों को सीधा करके आप मेडिटेशन कर लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अपना जो सुखासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, उस पर बैठ सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, जब आप लंबी साधनाएं करते हैं जो 20-25 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की हैं, तो उसमें टांगों के आपसी दबाव के कारण खून का संचार कम हो जाता है, टांगें सुन्न हो जाती है। ये सभी साधकों के साथ होता है। उसके लिए आपको आसन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने शरीर को वैसा ढालना पड़ता है, जो तप करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं। तो धीरे धीरे आप तप करेंगे, अपने शरीर को सधाएंगे, साधेंगे, तो ये चीज़ें जो आपकी हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आप अभी पैर सीधे करके मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि 5 मिनट तो कम से कम आप पालथी मार के बैठ जाइए टांगों में, तभी तो आपकी धीरे धीरे मजबूती आएगी, रीढ़ की हड्डी तभी आपकी सीधी होगी। तो ये आप दोनों चीज़ें साइड बाय साइड करिए और मेडिटेशन को आप आगे बढ़ाइए। ये नया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रिया देसाई जी हैं पुणे से। गुरुजी, हमें शिवलिंग के जो स्फटिक का लिंगम है उसके किस हिस्से पर ध्यान लगाना चाहिए? तो देखिए, किस हिस्से पर ध्यान लगाना चाहिए, तो हम इसके बीचों बीच पर ध्यान लगाएंगे, ना सबसे ऊपर यहाँ पर, यहाँ भी मन भटकता है। सबसे नीचे का हिस्सा तो अधिकतर केस में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि किसी भी बेस में ये इतना छुपा रहेगा। तो हमारा जो ये पोर्शन है, जो मिडिल पोर्शन है, इस पर ही हम ध्यान लगाते हैं, बड़े पार्ट में हम ध्यान लगाते हैं, ताकि जो हमारा मन है, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो त्राटक की प्रक्रिया है, उसके अंदर जाके घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे, यहाँ से वहाँ सबकॉन्शियसली एक अंतरिक्ष में, एक तरीके से लॉस्ट इन टाइम में हम भटकते रहें, ताकि हमें समय का नहीं पता चले, हमारे को
अपने जो भौतिक हमारी बॉडी है उसका ना पता चले, ये जो जगत है इसका हमारे को ना पता चले, और जो स्पिरिचुअल जगत है, कॉस्मिक जगत है, उसमें हम भटक जाएं, उसमें हम लॉस्ट हो जाएं, उसमें हम तैरते रहें, उसमें हम फ्लोट करते रहें। तो यही हमारा मकसद होता है। इसमें आपने बीच के पोर्शन में जो सबसे बड़ा पोर्शन है उस पर ध्यान करना है। तो ये विक्रम और वैशाली हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये गाजियाबाद से हैं। लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, एक शिवलिंग पर कितने लोग ध्यान कर सकते हैं? क्या हम पति पत्नी एक साथ ही एक शिवलिंग पर ध्यान लगा सकते हैं? कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि रुद्राक्ष की माला तो हम एक दूसरे की नहीं पहनते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक इस ज्योतिर्लिंग पे, स्फटिक के शिवलिंग पर कई सारे लोग ध्यान लगा सकते हैं। आप तो पति पत्नी हैं, शिव पार्वती का रूप हैं, आपका जो मिलन है, आपका जो यूनियन ही है, वो ही तो मेन चीज है। तो बहुत ही अच्छा है, जो भी कपल्स हैं, जो भी पति पत्नी है, वो साथ बैठकर ध्यान लगाएं। वो सामने से भी दोनों ऐसे बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, ऐसे आमने सामने भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, 45 डिग्री में भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। तो आप आराम से ध्यान करिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसको माना ही जाता है स्फटिक को कि ये शिव पार्वती का यूनिफाइड रूप है, और हम ध्यान भी शिव और शक्ति का ही इस पर कर रहे हैं। तो आप इस पे ध्यान लगाइए, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जितना आप साथ बैठ सके बहुत अच्छा है। कोई थक जाए तो वो डिसकंटिन्यू कर ले, दूसरा जना और बैठना चाहे तो कंटिन्यू कर ले। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। एक बराबर करना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 1 और 1 11 ही होगा। इसका आपको कई गुना ज़्यादा अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पति पत्नी दोनों स्पिरिचुअल हैं, दोनों होलिस्टिक हैं, दोनों शिव भक्त हैं, तो इससे अच्छा दुनिया में क्या हो सकता है। तो आइए अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। ये सानिया मेहरा हैं चंडीगढ़ से। गुरुजी, क्या मैं ध्यान करते हुए आत्माओं का आह्वान कर सकती हूँ? तो देखिए सानिया जी, ये सात्विक हमारी सिद्धि है। आत्माओं का आह्वान तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी गुरु के अंडर में ही ये सारी जो अलग तरीके की साधनाएं हैं वो करनी चाहिए। ना करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कुछ विशेष सिद्धि, कुछ विशेष परिस्थिति या कुछ विशेष डिज़ायर आपकी है, आप पुराने किसी से बात करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ वाले से बात करना चाहते हैं, कोई आपका चले गया है उससे आप बात करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए ये यूज़ करा जाता है। आप आह्वान कर सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आप इसको ना करिए, किसी के मार्गदर्शन में करिए। क्योंकि अगर आह्वान हो गया और आपके माइंड में उसका प्रभाव पड़ गया और आप उसको हटा नहीं पाए, अपनी साधना से बाहर नहीं निकल पाए, तो कई बारी हमारे माइंड में गलत जो नेगेटिव प्रभाव है, ट्रॉमास हैं, वो भी रह जाते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन एक अच्छे गुरु के अंडर में ही आप आत्मा को ट्राई करिए बुलाने का। क्योंकि अलग अलग टाइप के इल्यूजन और डिल्यूजन आपके माइंड में होंगे, और कई सारे इसी तरीके की चीज़ें परमानेंटली भी छाप उनमें पड़ जाती हैं, जिनको हम पास्ट ट्रॉमास कहते हैं या स्पिरिचुअल ट्रॉमास कहते हैं। फिर उनको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आप सात्विक तरीके से ध्यान करिए, अपनी मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, शिव शक्ति से जुड़ने के लिए। सात्विक तरीके की साधना जो है हमेशा सुखदायी होती है और सभी का भला करती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, लिंगम त्राटक का जो एडवांस वीडियो थी उससे रिलेटेड जो भी सारे प्रश्न थे उसके मैंने आपको उत्तर दे दिए। फिर भी यदि आपके कुछ अनोखी अनुभूति है या साधना में आप कहीं रुक गए हैं, तो अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आपको साधना पथ में बहुत जल्दी जल्दी आगे तक बढ़ाएं और आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।